जूम पर मैं इसको अगर थोड़ा आपको मैं करके भी दिखा दूं, पर इसकी जरूरत नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वो दिखाऊं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक आपसे बोला कि अगर हम किसी दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो हमें इस दरवाजे के हैंडल को पुश करना होगा, अगर हम उसको बंद करना चाहते हैं तो हमें दरवाजे के हैंडल को पुल करना होगा। इट मीन्स किसी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें उसको पुश या पुल करना होता है। ठीक है, तो ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी बॉडी पर जो पुश या पुल किया जाता है वही फोर्स होता है। किसी भी बॉडी को पुश या पुल जब हम करते हैं तो उसी पुश और पुल को जो है फोर्स कहा जाता है। द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जिस डायरेक्शन में बॉडी पुश की जाती है या पुल की जाती है उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें, तो ये तो हमने आपको बताया कि फोर्स क्या है, उसके आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो आगे बता रहे हैं यहाँ पर, वी ओपन और क्लोज ए डोर बाई अप्लाइंग फोर्स। दैट मीन्स हम किसी दरवाजे को खोल या बंद कर सकते हैं अगर हम उसमें फोर्स लगाएं तो। नाउ व्हेन वी पुश द डोर टू ओपन इट वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द डोर इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस। अगर हम किसी दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो हम वहाँ पर एक फोर्स लगानी होगी अपने से दूर की तरफ। ठीक है, अपने से थोड़ी सा अवे में फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन हम दरवाजे को बंद करना चाहते हैं तो हमें जो फोर्स है वो अपनी तरफ को वहाँ पर लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स हम उसको पुश या पुल करेंगे तो पुश करेंगे तो अपने से हमें दूर की तरफ फोर्स लगानी होगी, और जब इसको बंद करेंगे तो मैं अपनी तरफ जो है वहाँ पर जो पुल करेंगे तो अपनी तरफ हमें फोर्स लगानी होगी। तो ये तो आपको बताया गया कि किसी भी बॉडी पर जो पुश और पुल किया जाता है तो उसे फोर्स बोला जाता है, और जिस डायरेक्शन में बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोला जाता है। ठीक है, आप दोनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले डायग्राम में कोई पर्सन जो है किसी बॉडी को पुश कर रहा है, दूसरे डायग्राम में एक पर्सन जो बॉडी को पुल कर रहा है। तो ये जो पुश और पुल है वही जो है फोर्स कहलाते हैं। Forces are used in our everyday action like the pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing। तो ये बता रहे हैं जितने भी हमारे एवरीडे एक्शंस हैं, चाहे हम किसी बॉडी को पुश करें, पुल करें, लिफ्ट करें, स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें या प्रेस करें, वो सभी के सभी जो है फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इन सभी कामों को करने के लिए, इन सभी एक्शंस को करने के लिए जो फोर्स वहाँ पे यूज की जाती है। अगर आप किसी को पुश करेंगे तो फोर्स लगेगी, पुल करेंगे तो फोर्स लगेगी, लिफ्ट करोगे तो फोर्स यूज करनी होगी, स्ट्रेच करोगे तो फोर्स यूज करनी होगी, ट्विस्ट करने में फोर्स लगानी होगी और प्रेस करने में फोर्स आपको लगानी होगी। मैं जैसे कि अगर ए फोर्स यूज पुश ए फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को पुश करते हैं तो आप फोर्स यूज करते हैं। अगर आप किसी टेबल के ड्रॉर को पुल करते हैं तो वहाँ पे आप फोर्स यूज करते हैं। अगर आप किसी भी बॉक्स को फ्लोर से ऊपर लिफ्ट करते हैं तो आप वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कार के ब्रेक को अगर आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पर भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में, सभी एक्शंस में आप फोर्स वहाँ पर यूज़ करते हैं। द फॉलन लीव्स ऑफ ट्रीज फ्लाई अवे विद द विंड बिकॉज द फोर्स ऑफ विंड पुशेस देम अवे। और ये बता रहे हैं जो पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं वो भी हवा के साथ बहकर दूर चली जाती है, क्योंकि जो विंड की फोर्स होती है उनको पुश करके दूर ले जाती है। Even the roofs of some huts fly away during a storm because the force of strong winds pushes them away। और ये भी आपने देखा होगा जब काफ़ी तूफान सा आता है, आंधी आती है, तो जो झोपड़ियों के जो छप्पर वगैरह होते हैं वो भी जो है दूर चले जाते हैं, क्योंकि उन पर जो है वो एक जो विंड है वो एक उनको पुश करके दूर ले जाती है। जब हम किसी काइट को उड़ाते हैं तो वी कैन एक्चुअली फील द फोर्स। तो वहाँ पर हम फोर्स को फील कर सकते हैं जो कि विंड उसके ऊपर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया कि कौन कौन से आपके भाई जब हम कार के ब्रेक को प्रेस करते हैं तो जो प्रेस किया जाता है तो उसमें भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम ये आपको बता रहे थे कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं। अभी हमने फोर्स के कोई टाइप आपको नहीं बताया, अभी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो ये तो आपको बताया गया कि फोर्स क्या है और हमारे एवरीडे कौन कौन से एक्शन हैं जहां पर फोर्स रिक्वायर होती है। इसके बाद देखिएगा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो बॉडी के अंदर हमें कौन कौन से चेंजेस वहां पे देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपके फोर्स लगाने पर बॉडी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उन्हीं को इफेक्ट्स ऑफ फोर्स वहां पे बोला जाएगा। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, भाई हमें पता है कि हम फोर्स को देख नहीं सकते। ए फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन द वेरियस
बॉडीज अराउंड अस। तो ये बता रहे हैं कि हम फोर्स के इफेक्ट को ही वहां पर जो है जज कर सकते हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाई किया जाता है। ए फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट, और फोर्स लगाने पर किसी बॉडी में ये इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, फोर्स लगाकर हम किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी एक ही जगह पर अगर रुकी हुई है तो हम उसको फोर्स लगाकर उसको मूव करा सकते हैं। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, फोर्स लगाने पर हम किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो हम उसको फोर्स लगा के रोक सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, फोर्स लगाकर हम किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, फोर्स लगाकर किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, और फोर्स लगाकर हम किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी जो है फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं। तो फोर्स लगाने पर स्टेशनरी बॉडी को मूव कराया जा सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप किया जा सकता है, मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और हम किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करें तो। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के जरिए हम आपको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। इफ वी किक ए फुटबॉल कैप्ट ऑन द ग्राउंड विद आवर फुट देन द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग, कोई फुटबॉल अगर ग्राउंड पर रखी हुई है और हम उसको अपने फुट से किक करते हैं तो होगा क्या, वहां पर जो फुटबॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर फुट मूव्स ए स्टेशनरी फुटबॉल, तो इस तरीके से हमारे जो फुट की जो फोर्स होगी उसकी वजह से जो स्टेशनरी फुटबॉल है वो मूव करने लग जाती है। सिमिलरली द फोर्स ऑफ इंजन कैन मूव ए स्टेशनरी कार, और ऐसी इंजन जब फोर्स लगाता है तो उससे वो स्टेशनरी कार को मूव करा सकता है। तो इन एग्जाम्पल से ये बात कंक्लूड हो जाती है कि फोर्स लगाने पर किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा जा सकता है। भाई अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे कि भाई स्टेशनरी बॉडी को फोर्स लगाकर मूव कराया जा सकता है, इसका कोई एग्जाम्पल दीजिएगा, तो आप सीधा कह सकते हैं अगर कोई भी फुटबॉल ग्राउंड पर अगर रखी हुई है, अगर हम उसको अपने फुट से किक कर देते हैं तो वो मूव करने लग जाती है। तो इस तरीके से हमारे पैरों की फोर्स से जो फुटबॉल जो स्टेशनरी थी वो मूव कर जाती है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि फोर्स लगाने पर किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव कराया जा सकता है। साथ ही साथ कोई गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो जब हम उसके स्टार्ट करते हैं तो जब उसका इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन के फोर्स से जो है स्टेशनरी जो कार है वो भी मूव कर जाती है। इसके बाद और एग्जांपल देखिएगा, इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ए फुटबॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कोई फुटबॉल को अगर हमने किक किया, वो फुटबॉल ग्राउंड पे मूव कर रही है तो वो फुटबॉल हमेशा मूव नहीं करती रहेगी, कुछ समय के बाद वो फुटबॉल अपने आप ही रुक जाती है। तो इन दिस केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टॉप द मूविंग फुटबॉल। तो इस केस में होता है क्या है भाई, अगर वो फुटबॉल क्यों रुक जाती है अपने आप, तो उसके पीछे रीजन है जो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है फुटबॉल पर, तो फ्रिक्शन फोर्स उस फुटबॉल को वहां पे रोकने का काम करता है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से एक्सर्टेड होता है जो भी किसी भी मूविंग बॉडी के मोशन को अपोज करता है, और उसी की वजह से जो मूविंग बॉडी है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं अप्लाई हो रही है तो वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। इसी तरीके से जब हम किसी कार को मूव करा रहे हैं और उसमें हम एकदम से ब्रेक वहां पर अप्लाई कर देते हैं तो उससे वो कार भी जो है रुक जाती है। तो इन एग्जाम्पल से ये बात भी हो जाती है कि फोर्स लगाने पर हम किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने का काम भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, सपोज वी आर मूविंग ऑन ए बाइसिकल एट ए सर्टेन स्पीड, हम किसी साइकिल पर जो है सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। If someone pushes the moving bicycle from behind, then the speed of bicycle increases and it will move faster. अब कोई हमारे बाइसिकल को अगर पीछे से पुश कर दे, हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल को पीछे से कोई अगर पुश कर देता है तो क्या होगा, हमारी साइकिल की स्पीड एकदम से वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑन द अदर एंड इफ द समवन पुल्स द मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन अगर कोई हमारी मूविंग बाइसिकल को पीछे से अगर पुल कर लेता है तो ऐसा करने पर हमारे बाइसिकल की स्पीड वहां पे डिक्रीज हो जाएगी और वो बाइसिकल थोड़ा स्लो कर मूव करना शुरू कर देगी। तो दस ए पुश और पुल कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बाइसिकल। तो इस तरीके से पुश और पुल करने पर मूविंग बाइसिकल की स्पीड को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर बाइसिकल मूव कर रही है, पीछे से कोई पुश कर देता है तो बाइसिकल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अगर बाइसिकल को पीछे से कोई पुल कर लेता है तो उससे बाइसिकल की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से पुश और पुल करने पर मूविंग बाइसिकल की स्पीड को चेंज किया जा सकता है। और से ये बात यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि मूविंग बॉडी की स्पीड को फोर्स लगाने पर हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, जब बॉल किसी हाइट से ड्रॉप होती है तो इट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आपको शायद हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो जब बॉल नीचे की ओर आती जाती है तो बॉल की स्पीड लगातार वहां पर इंक्रीज होती जाती है। द स्पीड ऑफ ए फॉलिंग बॉल फॉलिंग इंक्रीजेज
बिकॉज द अर्थ अप्लाइज ए पुलिंग फोर्स ऑन इट विच इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बॉल को ऊपर से ड्रॉप करने पर जब वो नीचे की ओर गिरती जाती है तो उसकी स्पीड लगातार क्यों इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि वहां पर एक फोर्स उस बॉल पर लग रहा होता है और ये जो फोर्स है वो अर्थ एक्सर्ट करती है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बॉडी नीचे की ओर गिरती है तो इसलिए गिरती है क्योंकि अर्थ उस बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है बॉल की स्पीड लगातार इंक्रीज होती जाती है जब बॉल ऊपर से या किसी हाइट से नीचे की ओर गिरती जाती है। तो इस एग्जांपल से भी यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि फोर्स लगाने पर किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज किया जा सकता है। डायरेक्शन की बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में आपको नजर आ रहा होगा एक टेनिस प्लेयर है। तो टेनिस में भी जब टू प्लेयर्स आपस में खेलते हैं जो बॉल को हिट करते हैं, तो जब वो बॉल मूव कर रही होती है तो रैकेट से हम उसके डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, बॉल आती किसी डायरेक्शन से लेकिन जब उसको हिट किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हिट करने का मतलब यहाँ पे फोर्स लगाने से होता है, फोर्स अप्लाई करने से होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फोर्स लगाकर हम किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज करने का काम कर सकते हैं। ऐसे आप क्रिकेट का भी एग्जांपल दे सकते हैं। जब आप बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जब आप बॉल से बैट से बॉल को जब आप हिट करते हैं तो आप ऐसा करने पर बॉल की डायरेक्शन को बैट से चेंज कर देते हैं। तो दैट मीन्स आप फोर्स लगाकर आप मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर सकते हैं। आगे दो चीज आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें स्प्रिंग नजर आ रही होगी आपको। स्प्रिंग की दो पोजीशन दिखा रखी है। एक इसकी इनिशियल पोजीशन है, दैट मीन्स जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं करेंगे तो इसकी नॉर्मल पोजीशन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। और एक जब इसको दोनों एंड से हम स्ट्रेच कर देते हैं तो उसकी पोजीशन यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर जब इसको दोनों तरफ से जब इसको पुल किया जाता है तो ऐसा करने पर आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग की शेप है वो वहाँ पर चेंज हो जाती है। जो स्प्रिंग वहाँ पर आपको पहले इनिशियली स्मॉल नजर आ रही थी, तो वो पुल करने से उसके स्प्रिंग का जो साइज है वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फोर्स लगाने पर हम किसी बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज करने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे इफेक्ट जो है फोर्स लगाने पर प्रोड्यूस होते हैं। फोर्स लगाने पर स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं, फोर्स लगाने पर मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, फोर्स लगाने पर मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगाने पर मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगाने पर हम किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको बताए गए इन इफेक्ट्स को समझाने के लिए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फोर्सेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। तो फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। तो फोर्सेस आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्सेस और दूसरे होते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। तो हम इन दोनों फोर्सेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस फोर्सेस के बारे में। तो देखिएगा क्या होती है बैलेंस फोर्सेस, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस अगर करें तो देखें आप। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, भाई जिसको साउंड की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज वो लीव करके दोबारा से वहां पर इन करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो साउंड बिल्कुल क्लियर जा रही है। और भाई अगर सभी को प्रॉब्लम आ रही होती तो मुझे सभी तरफ से वो मैसेज आ रहे होते, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि जिन वन और टू स्टूडेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है साउंड की तो प्लीज वो लीव करके दोबारा से इन कर ले। तो देखिएगा बैलेंस फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये कह रहे हैं अगर किसी बॉडी पर जो फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं और उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो हो तो ऐसे फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। तो किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो हो तो ऐसे फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस कहा जाता है। अभी रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि फोर्सेस लगाने के बाद भी बॉडी के अंदर कोई भी अगर में चेंजेस दिखाई ना दे, दैट मीन्स बॉडी कोई भी मूव ना करे, बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, तो हम कह सकते हैं कि उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। तो इस तरीके से फोर्सेस जो होंगी आपके बैलेंस फोर्सेस होंगे। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है, कोई एक हैवी बॉक्स है, हैवी बॉक्स पर अगर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर वो बॉक्स अगर बिल्कुल भी मूव नहीं करता है तो इट मीन्स ये हो गया कि उस बॉक्स पर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उन सभी का रिजल्टेंट वहाँ पे जीरो होगा। और जब उन सभी का रिजल्टेंट वहाँ पे जीरो होगा तो इट मीन्स वो सभी के सभी फोर्सेज होंगे बैलेंस्ड फोर्सेज होंगे। अगर कोई भी हैवी बॉक्स ग्राउंड पर रखा हुआ है और उस हैवी बॉक्स पर जब आप फोर्स लगाते हो और बॉक्स को अगर मूव नहीं करता है तो इस कंडीशन में
सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, और इसलिए वो जो फोर्सेस वहां पर अप्लाइड होंगे वो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, हमने फोर्स तो एक लगाया, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोर्सेस के बारे में, तो फोर्स तो एक है, तो ये इतने सारे फोर्सेस वहां पर कहाँ से आ गए? तो आपको बता दें, जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक सिंगल फोर्स वहां पर एक्सर्ट नहीं होता है, वहां पे करीब 4 फोर्सेस अप्लाई होते हैं एक साथ। तो किस तरीके से आप देखिएगा इस डायग्राम में, ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हम ये हमारे हाथों का फोर्स है, जब हमने उस हैवी बॉक्स पे फोर्स लगाया था, ये फोर्स है हमारा, सॉरी एक मिनट मैं फिगर के हिसाब से चलता हूँ, ये हमारे हाथों के फोर्स है जो हम इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब भी किसी बॉडी को मूव करा जाता है तो ग्राउंड हर एक बॉडी के मोशन को अपोज करता है, उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है, जिसे बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो बिल्कुल हमारे फोर्स के अपोजिट लगेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप देखिएगा तो दो फोर्स तो यहाँ पर ये हो गए, एक हमारे हाथों का फोर्स हो गया जो बॉक्स को वहां पर इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उस बॉक्स के मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। एक फोर्स होगा यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो आप देख सकते हैं किसी भी बॉडी की में उसके वेट की वजह से, उसके मास की वजह से नीचे की ओर एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है, जो कि बॉक्स के वेट की वजह से वहां पर अप्लाई होगा। तो एक फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है जिसे बोला जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि बॉक्स के वेट की वजह से एक्सर्ट हो रहा है। और एक होगा यहाँ पर फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये इसका रिएक्शन का फोर्स होगा जो कि ग्राउंड के द्वारा एक्सर्ट होगा इस बॉक्स के ऊपर। क्योंकि जब आपको बता दें कंडीशन ये होती है, अगर एक बॉडी कभी भी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है तो सेकंड बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है। तो इट मींस अगर बॉक्स की वजह से नीचे की ओर अगर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ग्राउंड भी उस बॉक्स पर ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसे फोर्स ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इस हैवी बॉक्स पर 4 फोर्सेज जो है एक साथ वहां पर एक्सर्ट हो रहे हैं। एक फोर्स ऑफ ओवर हैंड, नंबर 2 या फोर्स ऑफ ओवर पुल कह सकते हैं, नंबर 2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नंबर 3 फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और नंबर 4 फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये जो चारों फोर्सेस जो लग रहे हैं, क्योंकि हमने फोर्स लगाया और ये बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं करा, तो इसका मतलब इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर जीरो है। जब इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है तो इतने ये चारों के चारों फोर्सेस जो है वो आपस में बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ठीक है, चारों के चारों जो है वो आपस में बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस फोर्सेस होते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि क्या होते हैं बैलेंस फोर्सेस। आगे देखिएगा, तो बैलेंस फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। ये बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं उसको हमने डिफाइन किया यहाँ पर कि बैलेंस फोर्स, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट दिखाई ना दे, दैट मीन्स उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो, तो ऐसे फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में आपको नजर आ रहा होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो होता है तो उनको बैलेंस फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस फोर्सेस की बात हो गई, उसके एग्जांपल की बात हो गई। इसमें थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे, जब भी हम बैलेंस फोर्सेस किसी भी बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो समझ लीजिएगा बैलेंस फोर्सेस को अप्लाई करने पर बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। इट मीन्स बैलेंस फोर्सेस लगाने पर ना तो कोई स्टेशनरी बॉडी मूव करेगी, ना कोई मूविंग बॉडी स्टॉप होगी, ना मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज होगी। दैट मीन्स बैलेंस फोर्सेस को लगाने पर इनमें से कोई इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। बैलेंस फोर्सेस से ना स्टेशनरी बॉडी मूव करने वाली है, ना ही मूविंग बॉडी स्टॉप होने वाली है, और ना ही मूविंग बॉडी की डायरेक्शन और स्पीड वहां पर चेंज होने वाले। तो इस तरीके से बैलेंस फोर्सेस का कोई इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि उनका रिजल्टेंट वहां पे जीरो होगा। लेकिन बैलेंस फोर्सेस का एक हमें रिजल्टेंट एक इफेक्ट जरूर देखने को मिल सकता है, वो ये है कि बैलेंस फोर्स अगर किसी बॉडी पर अप्लाई की जाए तो वो उस बॉडी की शेप और साइज को जरूर चेंज कर सकती है। बैलेंस फोर्स लगाने पर हम किसी बॉडी की शेप को या साइज को जरूर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक बैलून है, इस बैलून पर जब बैलेंस फोर्सेस लगाई गई है तो इस पर बैलेंस फोर्सेस लगाने पर इस बैलून की शेप यहाँ पर चेंज हो रही है अपनी नॉर्मल शेप से। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्सेस से भले ही बाकी कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना होता हो, लेकिन किसी बॉडी की शेप और साइज को उसकी हेल्प से चेंज जरूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें बैलेंस फोर्सेस का, जो कि ये अनबैलेंस फोर्सेस, वो भी आप देखिएगा ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा।
If the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. ये कह रहे हैं अगर किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं होता है तो ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्सेस बोला जाता है। किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं होता है तो ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्सेस बोला जाता है। और जब भी अनबैलेंस फोर्सेस किसी बॉडी पर अप्लाई किए जाते हैं तो अनबैलेंस फोर्सेस को लगाने पर बॉडी के अंदर हमें जो इफेक्ट है वो जरूर दिखाई देते हैं। दैट मीन्स अनबैलेंस फोर्स लगाने पर हम किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं। अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई करने पर मूविंग बॉडी को स्टॉप किया जा सकता है। अनबैलेंस फोर्सेस को लगाने पर मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है और अनबैलेंस फोर्सेस को अप्लाई करने पर हम किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज करने का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट मीन जो इफेक्ट आपके बैलेंस फोर्सेस से प्रोड्यूस नहीं होते थे वो अनबैलेंस फोर्सेस को अप्लाई करने पर जरूर हो जाते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर उसमें हैवी बॉक्स को यूज किया गया था। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं टॉय कार को यहाँ यूज किया गया है और आप देख सकते हैं जब इस टॉय कार को हम पुश करते हैं तो टॉय कार को पुश करने पर डेफिनेटली वो मूव कर जाती है। अब जब वो मूव कर जाते हैं तो समझ लीजिएगा वो जो फोर्स होगी वो अनबैलेंस फोर्सेज होगी। मैं अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है मैं कैसे पता चलेगा कि फोर्सेज जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर फोर्स लगाने पर बॉडी के अंदर मूवमेंट अगर आ जाता है, बॉडी अगर मोशन में आ जाती है तो फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। फोर्स लगाने पर बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई मोशन नहीं होता, दैट मीन्स वो बैलेंस फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक टॉय कार है, जब इसको हमने पुश करेंगे अपने हाथों से तो एक तो फोर्स यहाँ पे लग रही है हमारे हाथों की फोर्स जो आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर। अब होता क्या है, क्योंकि टॉय कार में नीचे व्हील्स लगे हुए हैं और व्हील लगाने पर होता ये है कि जो ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब हमारे हाथों का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। हम जो पुश कर रहे हैं वो पुश करने वाली जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, डेट्स वाई यहाँ पर फोर्सेज हो गए दोनों अनबैलेंस हो गए, अनइक्वल हो गए, डेट्स वाई वहाँ पे वो कार मूव कर जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाकी फोर्स भी अप्लाई हो रहे हैं। कार के वेट की वजह से एक फोर्स वहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है, और साथ ही साथ ग्राउंड इस कार पर ऊपर की एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो चारों फोर्सेज है वो आपस में अनबैलेंस्ड है, तो इसलिए यहाँ पर एक अनबैलेंस टॉय कार पर एक्सर्ट होगी और जिसकी वजह से जब भी हम इसको पुश करेंगे अपने हाथों से तो टॉय कार ये मूव कर जाएगी। तो इट मीन्स ये फोर्सेज होंगे आपस में अनबैलेंस्ड होगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्सेज जब भी किसी बॉडी पर अप्लाई किए जाते हैं, ये लगाया जाता है, तो उसके अंदर आपके जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से इफेक्ट हैं, तो अनबैलेंस फोर्सेज से हम मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करने का काम कर सकते हैं। ये सारे इफेक्ट हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा इसमें, तो ये तो बात हो गई हमारे अनबैलेंस फोर्सेज क्या हैं और बैलेंस फोर्सेज क्या हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। भाई जैसे हम इन चारों फोर्सेज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ, भाई जब भी हम किसी बॉडी को पुश करते हैं तो पुश करने की फोर्स होता है और एक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है। तो बैलेंस फोर्सेज में तो होता ये था कि आपके हमारे पुश का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों आपस में इक्वल होते थे, दैट्स वाई वो एक दूसरे को वहाँ पर एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते थे और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते थे, रिजल्टेंट वहाँ पे फोर्सेज का जीरो होता था, दैट्स वाई वो बैलेंस फोर्सेज थे। लेकिन टॉय कार के केस में क्या हुआ कि हमारे हाथों का जो हमारे हाथों की जो पुशिंग फोर्स थी वो फ्रिक्शन फोर्स से इस बार ज़्यादा है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। क्यों रिड्यूस हो गई, क्योंकि टॉय कार के अंदर व्हील्स को यूज़ किया गया और व्हील्स वगैरह को यूज़ करने पर जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों फोर्सेज जो है वो अनबैलेंस हो गए। दैट मीन्स एक फोर्स ज़्यादा एक फोर्स कम है, दैट्स वाई वो अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस फोर्सेज की वजह से हम टॉय कार के अंदर मोशन को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दीपांशु जी, अभी मुझे आपका क्वेश्चन दिखा नहीं था, अभी जब ये टॉपिक को पूरा करूंगा तब मैं उसको देखूंगा। ठीक है, क्योंकि बीच में ये कुछ चीज़ें आ गई थी इसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया। आगे देखिएगा इसमें और डिस्कस किया गया है। तो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया बैलेंस फोर्सेस के बारे में, अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में और उनके एग्जांपल के बारे में। आगे देखिएगा एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता रहे हैं, अगर मैं सीधा उस टॉपिक पे जाऊँ तो ये कह रहे हैं कि we have just said that unbalanced force acting on a body changes its speed or direction of motion. The reverse of this is also true. जैसे हमने अभी पढ़ा कि अनबैलेंस फोर्सेस जब किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन वो चेंज कर सकती है, लेकिन इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू है। तो इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस देन सम अनबैलेंस फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन और या उसकी स्पीड अगर चेंज हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स जरूर उस पर एक्ट कर रही है।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ए मूविंग बाइसिकल देन इट स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। अगर आप बाइसिकल चला रहे हो, बाइसिकल चलाते चलाते आप उसको जो पैडल है उसको, अगर पैडल को आप नहीं अगर वहाँ पे अप्लाई करते हो, उसको आप नहीं पैडल को दोबारा चलाते हैं तो क्या होगा, मान पैडल मारना बंद कर देते हैं तो कुछ समय के बाद जो बाइसिकल है वो अपना आप ही मूव करते करते जो बंद हो जाते हैं, रुक जाती है। द स्लोइंग डाउन ऑफ द मूविंग बाइसिकल इज ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। तो बाइसिकल अपना आप क्यों रुक जाती है भाई, आप तो कोई इसमें ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहे थे, आपने तो सिर्फ इसके पैडल को मारना बंद कर दिया था, लेकिन वो बाइसिकल फिर भी अपने आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्राउंड की फ्रिक्शन फोर्स होती है, ग्राउंड की फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो है वो बाइसिकल की स्पीड लगातार स्लो डाउन होती जाती है और अल्टीमेटली जो बाइसिकल है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन ऑफ द बाइसिकल। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो बाइसिकल के मोशन को अपोज करने का काम करती है। इफ देयर वर नो unbalanced force of friction and no air resistance, a moving bicycle would go on moving forever। तो ये बता रहे हैं कि अगर ग्राउंड का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो और एयर का भी कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में जो मूविंग बाइसिकल है वो हमेशा लगातार मूव ही करती चली जाएगी। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने बाइसिकल के पैडल मारने बंद कर दिए हैं, ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एयर का कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब एयर की भी ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो उसके मोशन को अपोज करे, तो एयर का भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, तो होगा क्या कि वो जो बाइसिकल है वो लगातार मूव ही करती चली जाएगी। आप उसमें पैडल लगाएं या ना, पैडल उसमें मारें या ना मारें, वो बाइसिकल लगातार मूव करती जाएगी अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर का रेजिस्टेंस फोर्स ना हो। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ग्राउंड है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जरूर होगा और एटमॉस्फेयर है तो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स भी होगा। तो इस वजह से जो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कोई भी जो बाइसिकल है वो कुछ समय के बाद अपने आप ही जरूर रुक जाती है। ठीक है, तो ये अभी तक हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या है, बैलेंस फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस क्या है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जल्दी से हम एक टॉपिक और आगे बढ़ लेते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो आपको बता दें। तो न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। तो न्यूटन ने जो थे मोशन के 3 लॉज दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने जो थे मोशन के 3 लॉज वहाँ पे दिए थे जिससे किसी बॉडीज के मोशन को हम गवर्न कर सके। तो दीज लॉज आर नोन एज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इन लॉज को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। The Newton's laws of motion gives a precise definition of force and establishes a relationship between the force applied on a body and the state of motion acquired by it। तो न्यूटन ने ही अपने फोर्स की डेफिनेशन, मतलब न्यूटन के लॉज की हेल्प से हम फोर्स की एक डेफिनेशन को दे भी सकते हैं। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम न्यूटन के लॉज से हम फोर्स की डेफिनेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ न्यूटन के लॉ से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से फोर्स लगाने पर और बॉडी के अंदर मोशन आने में किस तरीके से रिलेशन होगा, वो भी इस टॉपिक में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो आपको बताएं 3 लॉज थे, तो एक एक करके हम 3 लॉज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो सम ऑफ द बॉडीज अराउंड अस आर एट रेस्ट। तो हम देख सकते हैं हमारे चारों जो कुछ बॉडीज होती हैं वो रेस्ट पोजीशन में होती हैं, तो वो स्टेशनरी होती हैं, जबकि कुछ बॉडीज होती हैं मोशन में होती हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ describe the behavior of such body which are in the state of rest or of the uniform motion in a straight line। तो न्यूटन ने इसी तरीके की बॉडीज पर, जो बॉडीज आपकी स्टेशनरी पोजीशन में होती हैं या एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं, इन्हीं बॉडीज के बिहेवियर के ऊपर ही जो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन जो है वो बताया था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन के अकॉर्डिंग ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of the uniform motion। तो इस लॉ में ये बताया गया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में बनी रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो लगातार एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है जिससे कि उसकी रेस्ट की पोजीशन और मोशन की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन में ये बताया गया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है या कोई यूनिफॉर्म या कोई स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तब तक वो उसी पोजीशन में बने रहेंगे, रेस्ट पोजीशन में और यूनिफॉर्म मोशन में बने रहेंगे जब तक उन बॉडीज पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको बाइसिकल का एग्जांपल दे रहे थे कि बाइसिकल में अगर आप चला रहे हो कुछ समय के बाद आप उसमें पैडल मारना बंद कर देते हो तो बाइसिकल जो है कुछ समय तक मूव करती है और फिर वो रुक जाती है। और जैसे हमने आपको बताया कि अगर सपोज करो फ्रिक्शन फोर्स अगर वहाँ पे नहीं होती तो बाइसिकल जो लगातार मूव करती चली जाती। तो न्यूटन भी उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं
कि कोई भी बॉडी उसी पोजीशन में तब तक बनी रहेगी जब तक उस बॉडी पर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते हैं। कोई रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में ही रहेगी, कोई मोशन में तो लगातार मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं भी जैसे टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है तो बुक वो तब तक रखी रहेगी जब तक आप अपने हाथों के फोर्स लगाकर उस बुक को टेबल से ऊपर नहीं उठा लेते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो बुक अपने आप ही वहां से उठ जाएगी और उठकर जो कहीं और चली जाएगी। तो जब तक कोई फोर्स उस बॉडी बुक के ऊपर नहीं लगेगा तब तक उस बुक की पोजीशन वहां पर चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप साइकिल पर मूव कर रहे हैं या किसी बाइक पे मूव कर रहे हैं, कार में मूव कर रहे हैं, तो तब तक आप मूव करते रहेंगे जब तक आप उस पर ब्रेक लगाकर उस कार को, उस साइकिल को रोक नहीं देते हैं। तो न्यूटन ने इन्हीं बॉडीज के ऊपर जो है फर्स्ट लॉ मोशन को यहाँ पर बताया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये बता रहे हैं हर एक बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो बॉडी अपने पोजीशन में होने वाले चेंज को अपोज करती है। भाई कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में बने रहना चाहती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो लगातार मोशन में बने रहना चाहती है तब तक जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो ये जो बॉडी की टेंडेंसी होती है जिसमें वो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करती है, उसी टेंडेंसी को इनर्शिया बोला जाता है। तो ये इनर्शिया क्या है वो आपको बता दें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन है इसको हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इनर्शिया थोड़ा सा आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इनर्शिया क्या चीज़ है, हालांकि अभी हमने बताया कि इनर्शिया जो है किसी बॉडी की वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करती है। दैट मीन्स अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में तो मोशन में बना रहना चाहेगी, वो अपनी बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज को वो अपोज करेगी। अगर हम इनर्शिया को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिएगा, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले स्टेट ऑफ रेस्ट और ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करती है। और ये बता रहे जिस बॉडी का इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी में हमें उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। और इनर्शिया जो है वो कैसे पता चलेगा, तो इनर्शिया का जो मेजर होता है वो उस बॉडी का मास होता है। इट मीन्स जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। दैट मीन्स बॉडी की स्टेट में चेंज आने के लिए आपको उतने ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका इनर्शिया वहाँ पर कम होता है। इट मीन्स अगर सपोज कीजिएगा आपके सामने एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है और एक आपके फुटबॉल आपके सामने रखी हुई है, तो आप इनमें से किसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को आसानी से